स्वागत है आप सबका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग रोमांटिसिज्म डिस्कस कर रहे हैं जे कटन वाली बुक से, लिटरेरी टर्म्स की जो बुक है उसमें हम रोमांटिसिज्म में कुछ एस्पेक्ट्स की बातें हमने की थी कल, ABCD करके जो ये दिया हुआ है। अब हमें आगे बढ़ना है नेक्स्ट पैरा पर। इन ऑल दीज कनेक्शंस रूसो is the major figure in the 18th century, and his influence in the pre-romantic period was immense, especially through the following works: Discourser Eugene de Langelite, Parmil's Holmes 1755, Do Contract Social, जिसका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके इंग्लिश ट्रांसलेशन है, रेवरीज डू प्रमेनिर सॉलिटर एंड लेस कन्फेशंस, वो जो माई कॉन्फेशंस करके जो बुक है उनकी। तो ये कुछ वर्क्स हैं रूसो के, जीन जैक रूसो। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा नाम, नेचुरलिज्म या रोमांटिसिज्म में एक बहुत बड़ा नाम। कह रहा है कि इन सारे कनेक्शन में जो ऊपर हमने बातें की हैं, तमाम एस्पेक्ट्स की बातें की हैं, कह रहा है उसमें रूसो एक मेजर फिगर माने जाते हैं 18th सेंचुरी में, और उनका इन्फ्लुएंस प्री रोमांटिक पीरियड में बहुत ज़्यादा है, यानी रोमांटिक पीरियड के पहले। और किन चीज़ों के कारण है तो उसमें कई किताबों का नाम दिया है, यहाँ पर सारे फ्रेंच वर्क दिए हुए हैं, उनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस हमको जानने होते हैं। तो उसमें स्पेशली द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये माई कॉन्फेशंस करके जो बुक है वो काफ़ी फेमस हैं और उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। आप देख सकते हैं 1755, 1762, 1778 ये ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन है सबका। Notable works by other authors which expressed a new vision of man and his role in the world are Goethe's God's Own Berlingen, Herder's Stimmen der Volker, Schiller's Die Robber, Bernardin de Saint-Pierre's La Chambre Indienne and Paul et Virgin। फिर है शॉर्टब्रांड्स अटाला एंड हिज रेने। तो ये कुछ नाम और हैं, इन नामों को याद रखें। ये सारे वर्क जर्मन या अदर लैंग्वेजेस में हैं, तो उन वर्क्स को एग्जैक्टली उस लैंग्वेज के टाइटल से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानिए कि गेटे, हर्डर, स्टीवन डी वॉल्कर, शिलर, बर्नार्डिन डी सेंट पेरे, ये लोग काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटीज़ थे रोमांटिसिज्म के डोमेन में। To these should be added the extremely influential Conjectures on Original Composition by Young। राइटर का नाम है यंग। इनका जो वर्क है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा। नाम क्या है वर्क का? Conjectures on Original Composition, which was published in 1759 and published in a German translation the following year। 1759 में पब्लिश हुआ था। यंग्स एस्थेटिक थ्योरीज कंसिडरेबली अफेक्टेड द सो कॉल्ड स्टर्म एंड ड्रैंग मूवमेंट। स्टर्म एंड ड्रैंग मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट रहा है, उसमें यंग की एस्थेटिक थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। द जर्मन रोमांटिक्स बिलोंग टू रफली 2 generations known as the अर्ली रोमांटिक्स, हाई रोमांटिक्स। जर्मन टर्म्स में दिया हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन ब्रैकेट में है। तो जर्मन रोमांटिक्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अर्ली रोमांटिक्स और हाई रोमांटिक्स में। द फ्रूब्रोमांटिक वही है, अर्ली रोमांटिक्स फॉर्म्ड अ ग्रुप फ्रॉम द लेट 1790s अंटिल अर्ली इन द 19th सेंचुरी। जो अर्ली रोमांटिक्स थे उनका जो ग्रुप था 1790 से शुरू हुआ था और अर्ली 19th सेंचुरी तक गया, विच वॉज बेस्ड फर्स्ट ऑन बर्लिन एंड देन ऑन जेना। और जगहों का नाम है वहाँ पर बर्लिन और जेना के आधार पर। बर्लिन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। ये जो अर्ली रोमांटिक हैं वो इस आधार पर थे। द 2 सेंट्रल फिगर्स ऑफ द ग्रुप वर दी ब्रदर्स, बात कर चुके हम लोग, स्केल फ्रेडरिक और ऑगस्ट विल्हम।
ये दो लोग अर्ली रोमांटिक्स माने जाते हैं जर्मनी में। द अदर मेन पर्सनालिटीज इन द ग्रुप वर, और कौन था इनके ग्रुप में? वैकेनरोडर, टिएक, नोवालिस, दीज वर ऑल पोइट्स, ये सारे के सारे पोइट थे। देर वर ऑल्सो द फिलोसफर्स शेलिंग एंड बाडर, द थियोलॉजियन शेलमार्कर एंड द फिजिसिस्ट रिटर। ये सारे पर्सनालिटी जर्मन हैं अर्ली रोमांटिक्स में, इनका नाम आता है। दी हॉक रोमांटिक यानी जो हाई रोमांटिक थे, ग्रुप कंप्राइज्ड प्रिंसिपली एवनेम, ब्रंटानो, कैमिशो, आइकनड्रॉफ, फोक, हैने, हॉफमन एंड मॉरिक। ये सारे हाई रोमांटिक में है। वैसे ही जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर में देखेंगे तो कैसे आप देखते हैं कि एक, अगर आप डेविड एचेस की बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक ग्रुप आपको मिलेगा। पहले फेज वाले में विलियम ब्लेक हैं, सैमुअल कॉलरिज हैं, एस टी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। दूसरे फेज में आपको बैरन, कीट्स और शेले मिलेंगे। ग्रॉसली, देखिए आगे बात करेंगे हम लोग उनकी। Grossly to simplify the matter, one can say that the earlier group were the philosophers and aestheticians of the new movement and revolution। देखिए अब यहीं पर बात एकदम क्लियर हो जा रही है कि इसको अगर आसानी से समझने की कोशिश करें तो जो पहले वाला ग्रुप था, जो अर्ली रोमांटिक्स का ग्रुप था, उसमें कौन लोग थे? फिलोसफर्स थे, एस्थेटिशियंस थे, जिन्होंने नए मूवमेंट की शुरुआत कराई, रिवॉल्यूशन की शुरुआत कराई, while their followers practiced as poets and writers of stories more than they preached, है ना। और जो बाद वाले रहे हाई रोमांटिक्स, उन लोगों ने उपदेश नहीं दिया, वो फिलोसोफर नहीं बने, बल्कि उन लोगों ने एज पोइट या एज राइटर चीज़ों को दे इम्प्लीमेंटेड दोज थियोरीज एंड एस्थेटिक्स इन दियर राइटिंग। बोथ वर मूवमेंट्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। दोनों ही कह लीजिए कि जो अर्ली रोमांटिक्स है और हाई रोमांटिक्स है, दोनों देश के स्तर पर काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी और मूवमेंट इन दोनों ग्रुप ने जो है क्रिएट किया था। अब आ जाते हैं ब्रिटेन में। भाई काफ़ी बेताब होंगे आप लोग कि पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं। अब भाई देखिए कटन में सारी बातें दी हुई हैं तो थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं। एक्चुअली यही तो बात है और यही रीज़न भी है। जब आप ब्रिटेन को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप नेट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करके जाएंगे कि आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए अपीयर हो रहे हैं तो केवल आप ब्रिटिश लिटरेचर से मतलब रखें, तो ऐसा होता है नहीं। आप जानते हैं उसमें वर्ल्ड लिटरेचर पूछता है, तो वर्ल्ड लिटरेचर कौन कितना जान पाएगा, लेकिन हाँ यूरोप का लिटरेचर तो समझ में आना ही चाहिए। कुछ चीज़ें तो याद रहनी चाहिए, कुछ जर्मन नेम्स, कुछ फ्रेंच नेम्स, कुछ स्पेनिश, कुछ ग्रीक, कुछ लैटिन, ठीक है। इन ब्रिटेन रोमांटिसिज्म वॉज मच मोर डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज समझते हैं? डिफ्यूज का मतलब एकदम मिला जुला। जैसे आप अगर एक सेंट की शीशी खोलते हैं तो कैसे उसकी खुशबू जो है वो विसरित हो जाती है, उसका विसरण हो जाता है, पूरे कमरे में फैल जाती है, वो है डिफ्यूज। इन ब्रिटेन रोमांटिसिज्म वॉज मच मोर डिफ्यूज एंड नेवर रियली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। मतलब काफ़ी मिला जुला। आप एग्जैक्टली उसका लोकेशन क्लियरली पता नहीं कर पाएंगे। वही कह रहा है कि कोई एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं था, वो काफ़ी डिफ्यूज था। बट देन लिटरेरी मूवमेंट्स हैव बीन रेयर इन ब्रिटेन। लेकिन बात वही है कि कह रहा है कि उस समय ब्रिटेन में लिटरेरी मूवमेंट बड़े रेयर हुआ करते थे। इवन अभी भी अगर बात करें 21st सेंचुरी में, आप देखेंगे ब्रिटेन कहीं ना कहीं लिटरेचर में इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं उसकी कम होती जा रही है। जिस तरह से एक समय दुनिया पर वो छाया हुआ था, या आज भी हम शेक्सपियर को देखते हैं कैसे वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर पढ़े जाते हैं, कोट किए जाते हैं, लेकिन जो एक माहौल बना करके रखा था ब्रिटेनियन लिटरेचर का, वो चीज़ें अब उतनी रह नहीं गई हैं वहाँ पर। देयर वॉज नो ब्रिटिश रोमांटिक campaign and the literary and cultural revolution was a much more gradual and informal affair than on the continent। on the continent का मतलब यूरोप पर जो असर था, यूरोप में जो चीज़ें विजिबल थी, वो यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कोई ब्रिटिश रोमांटिक कैंपेन नहीं था। लिटरेरी कल्चरल रिवॉल्यूशन धीरे धीरे इनफॉर्मल वे में आगे बढ़ रहा था वहाँ पर। द मेन फिगर्स एसोसिएटेड विद इट आर कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेले, बैरन एंड सर वॉल्टर स्कॉट। देखिए यहाँ पर अभी विलियम ब्लेक का नाम नहीं दिया वहाँ, बल्कि सर वॉल्टर स्कॉट का नाम दे दिया है, जो कि हिस्टोरिक रोमांस के लिए एक
मोस्ट फेमस राइटर माने जाते हैं। The political and social beliefs of Wordsworth, Coleridge, and Shelley were quite often expressed in their poems as well as their prose works. देखिए कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज थे, तो इन लोगों की राइटिंग में, इनके पोएम्स में भी इनके थॉट्स निकल करके आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रोज वर्क, जैसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो लिखा हुआ है वर्ड्सवर्थ ने, उसमें आपको वर्ड्सवर्थ की सोच के बारे में मालूम चल जाएगा। बायोग्राफी लिटरेरिया जो लिखा हुआ है एस टी कॉलरिज ने, उसमें आपको कॉलरिज के एक लिटरेरी इंक्लिनेशन के बारे में आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे, किस तरह की सोच थी उनकी लिटरेचर को लेकर के। शैले का आप पढ़ेंगे डिफेंस ऑफ पोएट्री, शैले ने लिखा हुआ है। तो और पोएम तो हैं ही लोगों की, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि रोमांटिक पोइट्स सब थे, लेकिन सबका वर्जन अलग अलग था, सबका टेस्ट अलग अलग था। तो उनकी पोएम्स में, उनके प्रोज वर्क्स में आपको जो है उनके थॉट्स के बारे में मालूम चल जाएगा, रोमांटिसिज्म को लेकर के उनकी क्या सोच है। पार्टली बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड पार्टली बिकॉज ऑफ द फ्रेंच devotion to classicism and new classicism, the romantic movement came considerably later to France. देखिए कह रहा है कि फ्रांस में जो रोमांटिक मूवमेंट है वो देर से आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ कह रहा है कि कुछ तो रिवॉल्यूशन का कारण था, रिवॉल्यूशन का वो समय सही नहीं था रोमांटिसिज्म के पहुँचने का, और दूसरा कि जो फ्रांस के लोग थे उनका क्लासिसिज्म और न्यू क्लासिसिज्म में ज़्यादा डिवोशन था। इवन आप देखते हैं जब आप बात करते हैं यूनिटी की, जब आप एरिस्टोटल की बात करते हैं उसमें आप यूनिटीज़ की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो फ्रेंच राइटर्स ने एक और चीज़ उसमें जोड़ रखी है जो है यूनिटी ऑफ प्लेस। आप देखेंगे कई सारे फ्रेंच ड्रामा जो यूनिटी ऑफ प्लेस को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं क्लासिसिज्म और न्यू क्लासिसिज्म को लेकर के उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ करता था, इसलिए रोमांटिक मूवमेंट जो है फ्रांस में देर से पहुंचा, ऐसा करण बता रहे हैं। देयर द वर्क्स ऑफ लैमर्टाइन, विक्टर ह्यूगो एंड डी विग्नी वर द मेन इन्फ्लुएंस टू स्टार्ट विथ। लेटर केम डी मसेट, डुमास, पैर, ये सारे नाम हैं फ्रांस के रोमांटिक मूवमेंट में या रोमांटिक लिटरेचर को लिखने वाले। इन जनरल then the ideals of romanticism included an intense focus on human subjectivity। फिर से अगर हम बात करें कि रोमांटिसिज्म का जो मेन फोकस है वो क्या था, ह्यूमन सब्जेक्टिविटी, यानी व्यक्तिगत जिंदगी सेंटर में थी। एन एक्साल्टेशन ऑफ नेचर विच वॉज सीन एज अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ सिम्बल्स। नेचर में कई तरह के सिम्बल्स ढूंढे गए और उसकी बातें कही गई। ऑफ चाइल्डहुड एंड स्पॉन्टेनिटी, बचपन की बातें, स्पॉन्टेनिटी की बातें, जो स्वतः चीज़ें आती हैं, नेचुरल वे में आती हैं। ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, मतलब शुरुआती दिनों में सोसाइटी कैसे रही होगी उसके बारे में सोचना, उसके बारे में लिखना। ऑफ ह्यूमन पैशन इन इमोशन, मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं। ऑफ द पोएट, ऑफ द सबलाइम एंड ऑफ इमेजिनेशन एज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव फैकल्टी दैन रीजन। देखिए ये भले एक वर्ड में लिख दिया गया है, इन सारे वर्ड को समझना और उसकी गहराई में जाइएगा तो रोमांटिसिज्म को आप फील करना शुरू कर दीजिएगा। पोइट के बारे में, पोइट का इमोशन। सबलाइम, सब्लिमिटी की कैसे बात करते हैं, जब आप सब्लिमिटी की बात करते हैं तो आपको लॉन्गजेनस याद आते हैं। हालांकि सबलाइम के बारे में वर्ड्सवर्थ ने भी बात कही है, लॉन्गजेनस तो काफ़ी पहले उन्होंने सब्लिमिटी के बारे में बात कही थी। कैसे पोइट्री में सबलाइम होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ इसकी जो है वकालत करते हैं। एंड ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कैसे उसमें भरा होता है। आप देखते हैं कि देखा है आपने कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने इमेजिनेशन पर काफ़ी फोकस किया है। एज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव फैकल्टी दैन रीजन, तो इनका मानना था कि जो सबलाइम है, इमेजिनेशन है, इमोशन है, कह रहा है कि ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है रीज़न की अपेक्षा। मतलब जहाँ केवल दिमाग लगाते हैं, इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट, तो इंटेलेक्ट से ज़्यादा वैल्यू इन लोगों ने इमोशन वाले पार्ट को दी है, या हार्ट को कह लीजिए। द मोस्ट फंडामेंटल लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल डिस्पोजिशन ऑफ रोमांटिसिज्म वॉज आयरनी। देखिए कैसे डिवाइसेस का ये लोग यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा जो फंडामेंटल और फिलोसॉफिकल रोमांटिसिज्म में चीज़ देखने को मिलती है वो है आयरनी
एन एबिलिटी टू एकोमोडेट कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड, और एक ऐसी योग्यता जो कि हमें दुनिया के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखने, समझने और उसका विरोध न करते हुए उसके अगेंस्ट भले रहें अलग। अब देखिए, जैसे कोई एक इंसान है, वो सामने वाले की बातों से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुन रहा है, क्योंकि वो समझता है, जानता है कि पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं, व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है रोमांटिसिज्म की एक बड़ी देन है, कह सकते हैं कि ये चीज़ कि दुनिया के कई सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, कई तरह की सोच हो सकती है। हो सकता है कि किसी की सोच आपकी सोच से न मिलती, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी सोच गलत है। इस चीज़ को समझना, रिस्पेक्ट करना, एटलीस्ट दूसरे के व्यू को रिस्पेक्ट करना। डेवलपिंग सर्टेन इंसाइट्स ऑफ कांट, एक बहुत बड़ा नाम है फिलॉसफी की फील्ड में कांट का। डेवलपिंग सर्टेन इंसाइट्स ऑफ कांट, the romantics often insisted on artistic autonomy and attempted to free art from moralistic and utilitarian constraints। तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं कांट से भी इन्फ्लुएंस्ड नज़र आते हैं रोमांटिक्स, और उन लोगों ने आर्टिस्टिक ऑटोनॉमी की एडवोकेसी की है कि कैसे आर्ट जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसको वो किसी चीज़ से बंधा नहीं होना चाहिए, उसको जिम्मेदारियों से नहीं बांधना है कि उससे आर्ट के थ्रू हम मॉरल लेसन देने लगें, कि हम प्रीच करने लगें, या उससे हम कुछ डिमांड करने लगे कि आर्ट फॉर लाइफ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना रोमांटिक्स का था। ठीक है, इवन किड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे किड्स जो है उनका ये मानना था कि पोइट्री से जिस जिस क्षण द मोमेंट यू आस्क समथिंग आउट ऑफ पोइट्री, आई मीन यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू गेन समथिंग, द पोइट्री इज़ डेड। मतलब आर्ट आर्ट के लिए उन लोगों का मानना था, रोमांटिक्स का मानना था। ठीक है, इसमें जब हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म की, तो एक और टर्म आ गया है यहाँ पर, रोमांटिक रिवाइवल। जानना ज़रूरी है, यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको पे। अ टर्म लूजली अप्लाई टू अ मूवमेंट इन यूरोपियन लिटरेचर ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के लास्ट में 1775 के बाद की बात हो रही है। उस समय एक मूवमेंट चला था, उसके लिए अप्लाई किया जाता है रोमांटिक रिवाइवल। एंड द फर्स्ट 20 और 30 ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, और शुरुआत के यानी 1920-30 तक, यानी 1775 के बाद से 1920-30 तक जो एक मूवमेंट चला था, उसको नाम दिया गया रोमांटिक रिवाइवल का। इट वॉज मार्क्ड बाई ए रिजेक्शन ऑफ द आइडियल्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिसिज्म एंड न्यू क्लासिसिज्म। तो मेन मुद्दा क्या था रोमांटिक रिवाइवल का? इसने रिजेक्ट किया था किसको? क्लासिस, by an affirmation of the need for a freer, more subjective expression of passion। और किस चीज़ को इसने ज़्यादा वैल्यू दी थी, किस चीज़ को ज़्यादा अफर्म किया था? पैशन, पैथोस। पैथोस, जब पैथोस की बात आती है तो ह्यूमर एंड पैथोस के साथ साथ तुरंत एक नाम याद आता है चार्ल्स लैम्ब का। चार्ल्स लैम्ब जो कि इन लोगों के कंटेम्प्रेरी ही थे, बल्कि लैम्ब तो कॉलरिज के साथ पढ़े भी थे क्राइस्ट हॉस्पिटल में। नाम से कंफ्यूज मत होइए, हॉस्पिटल का नाम नहीं था, वो एक स्कूल का नाम था। तो लैम्ब ने जो है अपने एसेज में, एसेज ऑफ एलिया, अपने एसेज में उन्होंने जो है पैथोस को काफ़ी अच्छे से डिपेक्ट किया है। तो कहा जाता है कि रोमांटिक्स में प्रिंस कौन था? तो आंसर है चार्ल्स लैम्ब। तो पैशन, पैथोस, पर्सनल फीलिंग्स, इन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दी गई इस मूवमेंट में। As its narrowest, the Romantic period in Britain is usually taken to run between 1798। अगर बात करें थोड़ा सा और उसको नैरोवर वे में अगर समझने की कोशिश करें, या एट इट्स नैरोवेस्ट दिया ना, सबसे नैरो, यानी एकदम कम से कम अगर बात करें कि जो समय रहा इंग्लैंड में, ब्रिटेन में रोमांटिक पीरियड का या रोमांटिक रिवाइवल का, वो 1798 से 1832 तक माना जाता है। क्या है ये 1798? द ईयर इन विच कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड का पहला एडिशन जो पब्लिश हुआ था 1798 में। और एंड 1832 व्हेन सर वॉल्टर स्कॉट एंड गेटे डाइड एंड द रिफॉर्म बिल वॉज पास्ड। देखिए कैसे हिस्टोरिक मोमेंट को याद रखा जाता है। 1832 तक इसका खात्मा समझा जाता है रोमांटिक रिवाइवल का, एंड समझा जाता है कब, क्या हुआ था उस समय? सर वॉल्टर स्कॉट और गेटे दोनों मरे थे, और एक जो इंग्लैंड की हिस्ट्री में फेमस है रिफॉर्म बिल 1832 में पास हुआ था, तो वहाँ से इसका एंड माना जाता है।
The major British writers in this period, apart from Coleridge, Wordsworth, and Scott, were Byron, Shelley, Keats, Jane Austen, Hazlitt, and De Quincey. तो अगर कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और स्कॉट के अलावा बात करें तो बायरन थे, शेले थे, कीट्स थे, जैन ऑस्टेन थी जो कि डोमेस्टिक नॉवल के लिए जानी जाती हैं, हैज़लिट थे, विलियम हैज़लिट, डी क्वांसी थे। अब्रॉड द मूवमेंट वॉज वाइडली एम्ब्रेसिंग, और बाद में मतलब ब्रिटेन के बाहर भी इसको काफ़ी एम्ब्रेस किया गया, काफ़ी मतलब अच्छे से एक्सेप्ट किया गया। उसमें गेटे थे, शलगल थे, गेटे आई थिंक जर्मनी के थे, हाँ दिया भी होगा इसमें, गेटे, श्लेगल, वैकनरॉडर, टेक, शेलिंग, नोवेलिस एंड होल्डरलिन, ये सब जर्मनी में थे। उसके अलावा चोटेब्रांड, मदाम दी स्टाइल इन फ्रांस में ये लोग थे। लेपार्डी, मंजोनी, फोस्कोलो इटली में थे। एस्प्रोंसिटा स्पेन में, स्लोवाकी पोलैंड में, पुश्किन एंड लेरमोंटो रशिया में, पेतोफी हंगरी में, और डेनमार्क में थे ओलेग श्लैगर। तो ये सब रोमांटिक रिवाइवल से जुड़े हुए नाम हैं अलग अलग देशों के। आई होप कि रोमांटिसिज्म का एक क्रूड कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बन ही गया होगा। इसको डिस्कस करना मैंने ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि मुझे रोमांटिक क्रिटिसिज्म डिस्कस करना है, और इग्नू वाला सिलेबस एक बार देखना है मुझे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनको कैसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया जा सकता है। इग्नू का सिलेबस इंग्लिश का काफ़ी अच्छा है, अगर एक बार कंप्लीट करा दिया जाए पूरा का पूरा एमए वाला तो लगभग ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस जो है वो कवर हो ही जाता है। ठीक है, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू, टेक केयर।